अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक क्या देखा था आप लोगों ने? कंसंट्रेशन। क्या बोला था हमने? कंसंट्रेशन, है ना? कंसंट्रेशन किसका? तो रिएक्टेंट का। किसका? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्या भाई? तो कोलिजन बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ेंगे? कोलिजन बढ़ेंगे, और कोलिजन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, है ना? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा जल्दी होगा। समझ में आई? दूसरा होता है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर, है ना? कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वो टेम्परेचर का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है सर? टेम्परेचर का सीधा समानुपाती होता है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री तापमान बढ़ा दिया जाए, कितना डिग्री? 10 डिग्री। कितना डिग्री सी? 10 डिग्री सी अगर बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया की जो दर होती है बुआ, वो लगभग दुगनी हो जाती है। कितनी? लगभग। टेम्परेचर गलती है। गलती है? अच्छा, है? अच्छा अच्छा, क्या है? कने है? छोड़ना, लिखना छोड़ना। क्या गुनी? 2 गुनी हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? दुगनी हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए? 10 गुनी, 10 डिग्री सी, सॉरी, कितना डिग्री सी? 10 डिग्री सी। तो अब कैसे होता है सर? तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल के बीच का मोशंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। पार्टिकल के बीच मोशंस बढ़ेगा तो कोलिजन क्या होगा? बढ़ेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तीसरा होता है बुआ, तीसरा होता है नेचर। क्या है बच्चे? नेचर, प्रकृति। क्या है? प्रकृति। अगर हम बात करें तो रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डिपेंड किस पे करता है? रिएक्टेंट के नेचर पे। किस पे? रिएक्टेंट के नेचर पे। जैसे हम बात करें एक रिएक्शन की, Fe2+ आयन, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं बच्चे? ऑक्सीकरण। मतलब ये Fe2+ आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3+ आयन में। Fe2+ आयन का अगर ऑक्सीकरण कराना चाह रहे हैं हम, तो किस में कन्वर्ट होगा? ये Fe3+ आयन। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक MnO4- है ना? क्या कराया? एसिडिक मीडियम में, है ना? तब ये बेचारा बन जाता है Fe3+ प्लस Mn2+ प्लस H2। ठीक है, क्लियर है? यहां पे ये एक रिएक्शन ये है वो। दूसरा रिएक्शन देखना, Cr2O4-4 -2, है ना? इसकी रिएक्शन फिर से हम इसी कराते हैं, MnO4 बेसिक मीडियम में। किसमें? बेसिक मीडियम में, है ना? तब ये बेचारा फिर से क्या आ जाएगा? बता। इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, क्रोमेट का। तो यहां पे ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है? बता जल्दी से, क्रोमियम का, जल्दी से। कितना? एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2, तो 8 -2, यहां पे कितना आ जाएगा? +3, है ना? तो इसका हम क्या कर दिए? Cr+4 कराए,
क्या कराया, Cr+4 हुआ। तो ध्यान देना बुआ, सेम चीज यहां पे भी होगी। Mn में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं। लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है बुआ, फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट होता है। और ये रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। कारण क्या है सो समझना, यहां पे मोनोएटॉमिक है, ये क्या है, मोनोएटॉमिक है। और यहां पे ये कंपाउंड क्या है, मल्टी एटॉमिक है, बहुपरमाणविक अणु है ना। जिसके कारण क्या होता है, इसका रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज कर जाता है। समझ में आई बात। यहां पे इसी के पार्टिकल कोलाइड में कोलिजन में भाग लेंगे, ठीक है। चौथा जो बात आता है रिएक्शन की, वो होता है कैटलिस्ट। कैटालिस्ट क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक आखिर है क्या, उत्प्रेरक क्या है, पढ़े हो कभी, घी देखे हो, घी हवन में देखे हो क्या करता है, डालते हैं तो आग बढ़ जाता है। अच्छा, तो कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे, बढ़ा दे नहीं बोलना है, परिवर्तित कर दे, घटा भी सकता है, ठीक है। वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे, उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। और ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्रेरक। भाग नहीं लेने का मतलब का क्या है, कि वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। सर, अभिक्रिया में भाग नहीं लेने का मतलब यह है कि अभिक्रिया के पहले जो किसी पदार्थ की जो मात्रा होगी, वो अभिक्रिया के बाद में भी उतना ही उसका रहे। समझ में आई बात। जैसे उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देता है। जैसे हम डिकम्पोजिशन देखें इसका, KClO3 के, KClO3 के, इसके लिए हम क्या करें, अधिक तापमान भी दे दिए, हाई टेम्परेचर, है ना। तो तब पर भी इसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होगा। इसका डिकम्पोजिशन क्या होगा, धीरे धीरे। KCl+O2 में ये टूटेगा कैसे, धीरे धीरे। कैसे टूटेगा, धीरे धीरे। लेकिन जैसे KClO3 में हम थोड़ी सी मात्रा में MnO2 मिला दिए, हाँ, और यहां पे टेम्परेचर क्या था, हाई था ना, यहां पे टेम्परेचर क्या था, हाई था। यहां पे लो टेम्परेचर पे भी ये जो डिकम्पोजिशन होगा ये हो जाएगा फास्ट, है ना। तो ये फैक्टर क्या कर रहा है, बदल दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना। तो ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। एक और है लाइट, जिसको हम लोग कल बोले थे रेडिएशन। क्या बोले थे, रेडिएशन, है ना। लाइट क्या करता है, जैसे हम बात करें एक रिएक्शन की H2+Cl2 के, तो क्या बनेगा, HCl। क्या बनेगा, HCl। बुआ अंधेरे में ये प्रक्रिया बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, बहुत धीरे, बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। लेकिन जैसे ही लाइट के रिएक्शन लाइट में आता है तो H2 और Cl2 तेजी से बनने लगता है, तेजी से, है ना। तो ये अंधेरे में तो धीरे धीरे, और यहां पे अगर लाइट आ गया, क्या आ गया, लाइट आ गया, तो क्या करेगा, ये अभिक्रिया की दर को तेज कर देगा, है ना। कैसे भाई, काहे, क्या करता है वो, लाइट क्या करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देता है। लाइट क्या करता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देता है, उत्तेजित कर देता है, जिसके कारण है कि HCl बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है।
HCl बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कितने कारक प्रभावित कर सकते हैं सर? 5 फैक्टर। ठीक है, क्या है? 5 फैक्टर प्रभावित करेगा। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट और लाइट या रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सर तो एक वर्ड आता है सर, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या आता है सर? एक्टिवेशन एनर्जी। कौन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। बोलते हैं हिंदी में संक्रियन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? जैसे संक्रिय, एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव मतलब चालू करना, एक्टिव मतलब चालू करना। तो वह एनर्जी जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने में, संपन्न होने में क्या करता है? मदद करता है। तो कहता है द मिनिमम एनर्जी बुनुर द मिनिमम एनर्जी required to activate a chemical reaction, है ना? Reaction is called activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना? मतलब जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने में जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है सर? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो गई बात? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने या एक्टिव शुरू करने में जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा था कितने तरह का रिएक्शन? एक फास्ट रिएक्शन, एक स्लो रिएक्शन, एक मॉडरेट रिएक्शन, है ना? या वेरी स्लो रिएक्शन बोले थे, एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोले थे, या वेरी फास्ट रिएक्शन बोले थे, और दूसरा क्या, तीसरा क्या बोले थे? मॉडरेट रिएक्शन। तो इसके टर्म में भी आप लोग को डिफाइन करना कर सकते हैं, है ना, कि एक्टिवेशन एनर्जी के संदर्भ में आप निम्न अभिक्रियाओं को परिभाषित करें। ठीक है, तो पहला कौन है? स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, है ना, या वेरी स्लो रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान बहुत ज्यादा हो, है ना? हाँ सर। वैसी अभिक्रिया जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो? बहुत ज्यादा हो। क्या हो? बहुत ज्यादा हो। क्या कहलाएगा? स्लो रिएक्शन, है ना? यानी कि बहुत रिएक्शन को संपन्न होने में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा होगा? एनर्जी लग रहा होगा। समझ में आई बात? दूसरा क्या है? फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, है ना? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोला रे, की बोला है? स्लो रिएक्शन है, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते? नहीं सर, ना सर, मॉडरेट का ज्यादा ज्ञात होता है छोटू, है ना? क्योंकि उसको जैसे अगर पेट्रोलियम की बात करें बुआ, इतना स्लो स्लो बनता है कि सालों साल लग जाते हैं बनने। ठीक है, हाँ, फास्ट रिएक्शन की बात करें
तो फास्ट रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तभी ना हल्की सी एनर्जी मिलेगा रिएक्शन कंप्लीट, है ना। और मॉडरेट रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी वेरी लो, है ना। और मॉडरेट रिएक्शन के लिए क्या बोलोगे? मॉडरेट रिएक्शन के लिए, मॉडरेट रिएक्शन के लिए क्या बोलोगे? जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इन दोनों के बीच होगा, ना ज्यादा कम ना ज्यादा बेसी, है ना, एकदम मीडियम रेंज के, आराम से, है ना। तो क्या करोगे? एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन, ठीक ठाक, एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन, एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, है ना। क्या बोला कि स्लो और फास्ट रिएक्शन के बीच होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? स्लो और फास्ट रिएक्शन के बीच होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। समझ में आई बात? ना ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा कम, मतलब मीडियम रेंज में, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का आता है, ठीक है। अब एक चीज आता है बुआ कि अगर आप रिएक्शंस करवा रहे होंगे, है ना, अणुओं की व्यवस्था पे भी निर्भर करता है ना, अणुओं की व्यवस्था पे निर्भर करता है। एक वर्ड आता है एक्टिव कोलिजन। क्या आता है सर? या एक्टिव कोलिजन या इफेक्टिव कोलिजन, क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावकारी टक्कर। क्या वर्ड आता है? प्रभावकारी टक्कर। जैसे समझे, अणुओं की जो कोलिजन होना चाहिए, अणुओं की जो कोलिजन होना चाहिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइनिंग होता है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि अणुओं की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच जो टक्कर हो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो, जिससे कि कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। आइए जरा देखें H2O मॉलिक्यूल पे, है ना। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन, है ना। एक अणु हाइड्रोजन है ना सर। अगर हम बात करें इसकी किसी के साथ अभिक्रिया करवानी, इसी के साथ करवाए, अणुओं के साथ ही, तो इसमें एक और अणु की व्यवस्था करें, जैसे O और ये H, है ना। तो ये भी अणु है सर, ये भी अणु है और ये भी अणु है, दो अणु है ना। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए बुआ कि इनके बीच से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बन सके। क्या हो सके? ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बन सके। जैसे यहां पे देखो, अगर इसका व्यवस्था इस तरह से हो जाए, है ना, ये आपका एक अणु H2O था, और यहां पे इसके साथ क्या हो कि दूसरा अणु यहां से जुड़े, है ना, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन पार्ट मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन, टक्कर हुआ दोनों के बीच। लेकिन क्या एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो पाया? नहीं सर, ये अभी भी एक दूसरे से अलग टाइप का है। लेकिन अगर इस तरह से व्यवस्था कर दिया जाए, ये यहां से इसके साथ मिले, और ये यहां पे मिले,
ये दो अणु एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो टक्कर ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसके बॉन्ड के साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने की संभावना बन जाएगी। जैसे यहां से देखोगे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये कहलाता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना। और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ साथ इफेक्टिव कॉलिजन, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन होना भी बहुत जरूरी। कि जैसे मान लो कि दो वस्तु आपस में इस तरह से टकराए कि कोई परिणाम हो, भीड़ना नहीं है, ऐसा पटके कि विस्फोट हो जाए, है ना। बम को ऐसे करके रख दे, विस्फोट हो पाएगा नहीं, लेकिन हल्का सा पटकेंगे तो उसके एनर्जी में परिवर्तन आएंगे और तुरंत ब्लास्ट। समझ में आई बात। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन और इफेक्टिव कोलिजन भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे ये देखो NO2 का अगर देखा जाए, दो अणु NO2 की बात करें, है ना, ये N और ये O, NO2, यहां से फिर से एक NO2 आ गया, अब ये O इससे मिले, किससे मिले, इससे, तो क्या मिलेगा अगर रिएक्शन होगा बुआ, तो ये अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात अगर हम नहीं करें इसका, ये NO2 है, केवल NO2 ही बन रहा, केवल NO2, कोई विशेष परिणाम मिल रहा है हमको नहीं सर। अगर ऐसा ओरिएंटेशन हो जाए कि दोनों N वाले एक साथ जुड़ जाए, N N जुड़ गए, ये O आ गया, O आ गया ना। अब जरा काउंट करना, एक नया प्रोडक्ट बना, क्या बना, N2O4। ये मीनिंगलेस ओरिएंटेशन था और ये मीनिंगफुल ओरिएंटेशन हो गई, है ना। और इनके बीच जब कोलिजन होगा, इस तरह की व्यवस्था में अगर कोलिजन होगा तो क्या बन जाएगा आपको, N2O4, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसकी किसकी आवश्यकता हो सकती है सर, प्रॉपर टेशन, है ना, और दूसरा इफेक्टिव कोलिजन के, है ना, प्रभावी टक्कर और खास अणुओं की व्यवस्था पे। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अच्छा छोड़ दे, बंद कर वीडियो।